हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटोरियल। सो फाइनली हम लोग चैप्टर नंबर 11 मतलब इंडियन डेवलपमेंट का लास्ट चैप्टर में आ चुके हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना के बारे में कि कैसे कैसे इन्होंने अपना डेवलपमेंट स्टडीज को डेवलप किया था, किस किस कंट्री ने कौन से इकोनॉमिक पॉलिसी को या इकोनॉमिक को अपनाया था। तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं और ये आपके एचएस फाइनल ईयर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला आपका चैप्टर है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना जिससे कि मैं आपको पूरा का पूरा डाउट सॉल्व कर पाऊँ। तो भैया बिना किसी देरी के आज के धमाकेदार सेशन में स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहला बात है कि हम लोग इस चैप्टर में कंपैरेटिव स्टडी करने वाले हैं बिटवीन थ्री कंट्रीज इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना के बारे में, ठीक है। एंड लुक आफ्टर द आउटकम देयर पॉलिसीज आफ्टर इंडिपेंडेंस, और इंडिपेंडेंस के बाद इन लोगों ने कौन कौन सा पॉलिसीज बनाया, क्या क्या हुआ, सब हम लोग बात करने वाले हैं। देखो, ऑल थ्री कंट्रीज स्टार्टेड देयर पार्ट ऑफ डेवलपमेंट सेम टाइम, मतलब तीनों कंट्री ने अपना डेवलपमेंट का पार्ट सेम टाइम में स्टार्ट किया था। इंडिया एंड पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिला था 1947 में, बट रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1949 में। ऑल थ्री कंट्रीज स्टार्टेड देयर प्लानिंग इन द सिमिलर वे, मतलब तीनों कंट्री ने ही अपना जो प्लानिंग किया था एक सिमिलर वे में ही प्लानिंग किया था देश को डेवलप करने के लिए, ठीक है। इंडिया हैज अनाउंस द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, इंडिया ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 को लॉन्च किया था, चाइना ने अनाउंस किया था 1953 को और पाकिस्तान ने 1956 में। थोड़ा इंटरवल में तीनों ने 5 ईयर प्लान को क्या किया? लॉन्च किया, अनाउंस किया, ठीक है। उसके बाद इंडिया एंड पाकिस्तान हैज अडॉप्टेड द मिक्स इकोनॉमी। देखो, इंडिया और पाकिस्तान ने मिक्स इकोनॉमी को फॉलो किया। अब मिक्स इकोनॉमी क्या भाई? कि मिक्स इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमी होता है जहां पे गवर्नमेंट तो रूल बनाता है बट प्राइवेट सेक्टर उसको फॉलो करता है। और आपको यहाँ पे मतलब मिक्स इकोनॉमी में प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलकर काम करते हैं। लेकिन चाइना कौन सा इकोनॉमी फॉलो किया? स्टेटिज्म, या इसको बोल सकते हैं हम लोग सेंट्रल प्लान इकोनॉमी। इस इकोनॉमी का बेसिकली मुद्दा ये होता है कि एंटायर कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होगा। गवर्नमेंट बोला उठो तो उठो, बैठो तो भैया बैठो, ये आपको बिजनेस करना है तो करो, नहीं तो जाओ। एंटायर कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। इसको सेंट्रली प्लान हम लोग इकोनॉमी बोलते हैं। फिर भैया नेक्स्ट है क्या भाई? इसको तो भाई आप लोग आईएमपी मार्क कर लो। क्या मार्क कर लो? आईएमपी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आईएमपी, आईएमपी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इसको मार्क करके रख लो। आईएमपी डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज ऑफ चाइना ऑफ है ये वाला, ठीक है। डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज ऑफ चाइना, चाइना ने कौन कौन सा डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके देश को डेवलप किया था? तो देखो, आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ चाइना इन 1949, चाइना हैज स्ट्रेटेजीज टू प्रोसीड इन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। जब 1949 में यह रिपब्लिक ऑफ चाइना का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, उसके बाद चाइना ने कुछ पॉलिसीज को अपना के, कुछ डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज को अपना के क्या किया था? देश का डेवलप किया था। पहला बात गवर्नमेंट कंट्रोल, सबसे पहला स्ट्रेटेजीज क्या था? गवर्नमेंट कंट्रोल, मतलब एंटायर एक्टिविटी में किसका कंट्रोल होगा भाई? गवर्नमेंट का। लिखा ना, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपोर्टेंट डिसीजन व्हिच बिल्ड्स द इकोनॉमी ऑफ चाइना इज टू ब्रॉड ऑल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी एंड एंटरप्राइज एंड लैंड ओन एंड ऑपरेट बाय द इंडिविजुअल अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल। मतलब जो भी बिजनेस स्टार्ट होगा या कोई को लैंड लेना है, ठीक है, साथ ही साथ इकोनॉमी, कोई भी इकोनॉमिक डिसीजन लेना है तो वो भैया पूरा का पूरा गवर्नमेंट ही लेने वाला है, पूरा गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा। अपने मन से आप लोग कुछ कर नहीं सकते हो। तो पहला तो भैया पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल है। फिर चाइना ने देखो ग्रेट लीप फॉरवर्ड, इसको आईएमपी मार्क कर लेना, नहीं आपके शॉर्ट में भी आ सकता है, शॉर्ट नोट में भी आ सकता है इसको। फिर ये 2 मार्क 3 मार्क के लिए पूछ सकता है कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड क्या होता है भाई? ग्रेट लीप फॉरवर्ड क्या? देखो, इन 1958 द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन वाज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ चाइना। 1958 में चाइना ने आपका ग्रेट लीप फॉरवर्ड लॉन्च किया था फॉर द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए चाइना ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड लॉन्च किया था। मतलब इंडस्ट्रीज को, मेसिव इंडस्ट्रीज सेटअप करना था, चाइना का मेन मोटो था, ठीक है। दिस कैंपेन एम्स टू मॉडर्नाइजिंग द इकोनॉमी बाय द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब यहाँ पे इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करना था, मतलब मॉडर्न करना था बाय मतलब इंडस्ट्री थ्रू द इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ा के पूरा इकोनॉमी को एकदम मॉडर्नाइज करना था, ठीक है। फिर पीपल्स वेर एनकरेज टू सेट अप इंडस्ट्रीज इन द बैकवर्ड एरिया, और चाइनीज गवर्नमेंट ने बहुत सारे पीपल्स को बोला भाई अब जो बैकवर्ड एरिया वहां पे जाके आप बिजनेस स्टार्ट करो, इंडस्ट्रीज को सेटअप करो। गवर्नमेंट ने बहुत एनकरेज किया सभी लोगों को, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एड्स टू द ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ चाइना, यही ग्रेटली फॉरवर्ड जो चाइना का ग्रोथ रेट को बहुत बढ़ा दिया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट है द ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवोल्यूशन बाय द मो त्से, ये भी आया था। तो इन 1965 मो त्से ऑफ द चेयरमैन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना हैज इंट्रोड्यूस्ड द ग्रेट
प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवोल्यूशन 1966 टू 76 तक, ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया था। अकॉर्डिंग टू दिस रिवोल्यूशन स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर्स वर सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम द रूरल एरियाज, मतलब यहाँ पे बहुत सारे प्रोफेसर्स को, स्टूडेंट्स को रूरल एरिया में भेजा जाता था, बोला खेती बाड़ी करो या प्रॉब्लम को समझो कि बेसिकली गांव में क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग जाओ उसको पर्सनली एसेस करो, समझो और वह मुझे रिपोर्ट दो, जिसके कारण मैं उस एरिया में क्या करूंगा, डेवलपमेंट का तरीका ढूंढूंगा कि इसको कैसे डेवलप किया जा सकता है। अगर आप प्रैक्टिकली उतरोगे काम करने के लिए तो आपको पता चलेगा कि ग्राउंड लेवल में क्या क्या दिक्कत हो रहा है रूरल एरियाज में। तो इसके लिए गवर्नमेंट जो मोसे टंग ने क्या किया था, बहुत सारे स्टूडेंट एंड प्रोफेसर्स को रूरल एरिया में भेजा, बोला कि वहाँ का स्टडी करो और बताओ कि प्रॉब्लम क्या, उसके बाद सॉल्यूशन हम लोग बताएंगे। तो दिस हेल्प्स द पीपल ऑफ चाइना टू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी एंड हेल्प्स अदर्स इन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। इस तरीके से उन लोग का डेवलपमेंट का पाथ स्टार्ट हुआ। मतलब यहाँ पे सिंपल सा बात है, 1965 में मोइसे टंग जो थे ना, हाँ ठीक है, माइसो टंग थे, तो उन्होंने सिंपल सा बोला कि स्टूडेंट और प्रोफेसर तुम लोग जाओ रूरल एरिया में, वहाँ पे स्टडी करो, क्या क्या प्रॉब्लम है वो देखो, फिर हमको बताओ, रिपोर्ट दो, जिससे कि उस एरिया को बेसिकली हम लोग डेवलप कर पाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट चाइना ने रिफॉर्म्स इन फेज, चाइना ने रिफॉर्म, जो रिफॉर्म्स का मतलब चेंजेस चाइना ने फेजेस में लाया था, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ चाइना हैज इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स इन 2 डिफरेंट फेज, मतलब चाइना ने 2 तरीका के रिफॉर्म्स लाया था 2 डिफरेंट फेज में, ठीक है। तो रिफॉर्म्स क्या था, देखो पहला इनिशियल स्टेप, इनिशियल फेज में क्या था कि रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन द एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर, मतलब जो गवर्नमेंट ने पहला रिफॉर्म्स लाया था वो रिफॉर्म्स क्या किसके रिगार्डिंग लाया था, इंडस्ट्रियल, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है, आपका फॉरेन ट्रेड में और आपका इन्वेस्टमेंट में। इन्होंने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट सेक्टर में इन्होंने रिफॉर्म्स वाला चेंजेस लेके आया था चाइनीज गवर्नमेंट। फिर चाइनीज गवर्नमेंट ने इट इंक्लूड्स द एलोकेशन ऑफ द लैंड टू द जनरल पब्लिक हु वर अलाउड टू कीप ऑल द इनकम फ्रॉम द लैंड आफ्टर पेइंग सर्टेन मिनिमम टैक्स। मतलब यहाँ पे सिंपल से ये बोला गया था कि देखो चाइना ने अपना जो डेवलपमेंट का फेज है वो 2, मतलब रिफॉर्म्स का फेज 2 था चाइना का। पहला फेज में चाइना ने क्या किया कि एग्रीकल्चर सेक्टर को, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर सेक्टर को, साथ ही साथ फॉरेन ट्रेड को और साथ ही साथ को इन्वेस्टमेंट सेक्टर को इसने क्या किया, रिफॉर्म्स किया, इसमें चेंजेस लेके आया। इसके तहत लोगों को लैंड दिया गया कि भाई इतना लैंड है तुम्हारे पास, तुम इस लैंड में काम करो और कुछ टैक्स हमको दे देना, बात खत्म। चाइनीज गवर्नमेंट ने ऐसा किया। फिर इन द लेटर फेज, बाद में एक सेकेंड फेज में भी रिफॉर्म्स आया, जहां पे रिफॉर्म्स वेर इनिशिएटेड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर अंडर दिस प्राइवेट फर्म एंड विलेज एंटरप्राइज आर अलाउड टू प्रोड्यूस गुड। मतलब यहाँ पे प्राइवेट जो भी फर्म्स है वो इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। एंड विलेज एंटरप्राइज, मतलब विलेज एंटरप्राइज को बोला कि तुम गुड्स बनाओ, हम लोग तुम्हारे साथ है। मतलब यहाँ पे सेकंड फेज में इंडस्ट्रीज को बढ़ाया गया था। फर्स्ट फेज में एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया गया और सेकंड फेज में इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप किया गया, जो चाइना ने बहुत अच्छा तरीका से किया था, ठीक है। इन लेटर फेज रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर अंडर दिस प्राइवेट फर्म एंड विलेज एंटरप्राइज अलाउड टू प्रोड्यूस गुड। मतलब प्राइवेट कंपनी को और विलेज एंटरप्राइज, जो भी विलेज में एंटरप्राइजेस उन लोग को बोला कि तुम बिंदास गुड्स प्रोड्यूस करो, हम लोग तुम्हारे साथ है, ठीक है। फिर चाइनीज गवर्नमेंट ने डुअल प्राइसिंग सिस्टम को भी लाया। क्या लाया भाई, डुअल प्राइसिंग सिस्टम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर ऑब्लाइज्ड टू बाय एंड सेल फिक्स क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट एट ए प्राइस फिक्स बाय द गवर्नमेंट। देखो सिंपल सवाल, डुअल प्राइसिंग सिस्टम का मतलब कि देखो गवर्नमेंट ने बोला किसको, इंडस्ट्रियल सेक्टर को बोला और साथ ही साथ मान लो कि आपका एग्रीकल्चर सेक्टर को बोला कि भाई देखो पहला बात कि आप जो भी उगाओ, क्या करो, आप जो भी उगाओ तो सबसे पहले 60% मान के चलो, ऐसे मान के चलता हम लोग कि अगर आप लोग जो भी उगा रहे हो उसका 60% मुझे बेचना होगा, किसे, चाइनीज गवर्नमेंट को देना होगा, चाइनीज गवर्नमेंट के दाम में दूसरे को बेचना होगा या चाइनीज गवर्नमेंट को बेचना होगा। लेकिन जो 40% बच गया ना, 40% आउटपुट को आप अपने दाम में बेचो, तो इसका रेट अलग है और इसका रेट क्या है, अलग है। तो चाइनीज गवर्नमेंट ने डुअल प्राइसिंग सिस्टम को लाया है। बहुत काम का चीज है डुअल प्राइसिंग सिस्टम, कि फिक्स क्वांटिटी गवर्नमेंट के हिसाब से बेचा जाएगा, गवर्नमेंट के प्राइस पे बेचा जाएगा एंड कुछ क्वांटिटी अपने हिसाब से आप लोग बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या होगा, अगर फिक्स क्वांटिटीज गवर्नमेंट के हिसाब से बेचा जाएगा तो पुअर पीपल्स को भी आउटपुट प्रोडक्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा और कुछ प्रोडक्ट उन लोग को खुद ही दे दिया गया कि भैया अपने हिसाब से आप प्रोड्यूस बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको डुअल प्राइसिंग सिस्टम कहा गया। फिर चाइनीज गवर्नमेंट ने SEZS बनाया, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को डेवलप किया। मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक ऐसा जोन होता है जो, मतलब चाइनीज गवर्नमेंट ने एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जिसके तहत जो भी बैकवर्ड एरिया है वहां पे अगर आप इंडस्ट्री सेटअप करोगे तो गवर्नमेंट आपको ये देने वाली है। जैसे कि लाइक अगर आप बैकवर्ड एरिया जो एकदम वहाँ पे डेवलपिंग नहीं हुआ है, अगर आप वहाँ पे जाके इंडस्ट्री सेटअप करोगे तो गवर्नमेंट आपको इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी देने वाला है,
साथ ही साथ आपको टैक्स रेट में छूट मिलेगा, आपको ट्रांसपोर्ट सब्सिडाइज वे में मिलेगा, आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा। तो चाइनीज गवर्नमेंट ने क्या लाया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाला कॉन्सेप्ट लेके आया। ये भी भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टर स्पेशल इकोनॉमिक जोन वेर सेटअप, इट रेफर्स टू ए रीजन दैट हैज द इकोनॉमिक लॉज डिफरेंट फ्रॉम द कंट्रीज इकोनॉमिक लॉज। इस क्षेत्र में आपका जो आपका कंट्री का इकोनॉमिक लॉ होता है, इस क्षेत्र में कंपनी का इकोनॉमिक लॉ थोड़ा सा अलग होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, चीप लेबर या में लेबर कम दाम में मिलेगा, लो रेट ऑफ टैक्स, कम टैक्स आपको कम देना होगा, सब्सिडाइज रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको सब्सिडी वे में मिलेगा। दिस जोन आर सेट अप विद द एम टू इंक्रीज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये जोन इसलिए बेसिकली बिठाया गया है कि जिससे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए और हम लोग का देश का ग्रोथ हो। तो इसके लिए चाइना ने ये डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज को फॉलो किया था, ठीक है। उसके बाद देखो, राइट टू रीजन फॉर रेपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन चाइना। दो रीजन बताओ जिससे कि चाइना का ग्रोथ रेपिड हुआ था, बहुत ज्यादा ही हुआ था। तो पहला कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और ओपनिंग। आपने जो पढ़ा ना, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने लाया, दो फेज में चाइनीज गवर्नमेंट ने लाया। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ओपनिंग ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज के कारण आपका चाइना का ग्रोथ बहुत रेपिड हो रहा था। ये लिखा ना, China introduced the market-oriented reforms under the Deng Xiaoping, allowing the private enterprise, foreign investment, and the special economic zone, which boost the industrialization and trade. देखो, गवर्नमेंट, देखो चाइनीज गवर्नमेंट ने क्या किया कि इंट्रोड्यूस किया मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स, जिसके तहत उन्होंने प्राइवेट एंटरप्राइज को बोला कि तुम बिंदास बिजनेस स्टार्ट करो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में पैसा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया जिससे कि चाइना का जो इकोनॉमिक बहुत ज्यादा बूस्ट अप हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। फिर मेसिव इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। अब देखो, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत सारा डेवलपमेंट किया। देखो, चाइना इन्वेस्टेड हेवीली इन इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द ट्रांसपोर्टेशन लाइक हाईवेज, रेलवेज एंड पोर्ट्स बनाया, एनर्जी फिर अर्बनाइजेशन, फैसिलिटेटिंग इफिशिएंट प्रोडक्शन एंड ट्रेड। तो ये दो कारणों से चाइना का ग्रोथ क्या हो गया था, बहुत ज्यादा ही बढ़ गया था। राइट टू रीजन ऑफ फॉर रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो दो आपका रीजन है, एक तो भैया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फेजेस में लाना, प्लस प्राइवेट सेक्टर को फिर से स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना जहाँ पे बिंदास बिजनेस स्टार्ट करो, कोई टैक्स में छूट मिलेगा आपको, बहुत सारा सब्सिडी दिया गया था, जिसके कारण चाइना का आपका इकोनॉमिक बहुत फास्ट डेवलप हुआ। और फिर नेक्स्ट चाइना ने बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रेलवे, ठीक है, पोर्ट्स को डेवलप किया, अच्छा सड़कें बनाया, डैम्स को बनाया, जिसके कारण चाइना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के कारण वहां से भी क्या हुआ, चाइना का रैपिड डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। ये दो रीजन थे। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, आप देखो ब्रीफली डिस्क्राइब द पाथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ चाइना। ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आईएमपी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला भैया, ब्रीफली डिस्क्राइब द पाथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ चाइना। तो रेफर द क्वेश्चन नंबर 1। तो जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था, यही आप टाप देना। ये देख रहे हो ना, जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में डेवलपमेंट स्टडीज को बढ़ाया, तो नंबर 3 का आंसर यही है, ठीक है। तो ये बताने का नीड नहीं है फिर मुझे। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बारे में, ठीक है। पाकिस्तान के बारे में देखो, इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ गेट्स इंडिपेंडेंस इन 1947। पता ही है ना, इंडिया और पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस 1947 में मिला था। द पाथवे ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस इज एज फॉलोस। मतलब जब पाकिस्तान इंडिपेंडेंस हो गया तो कौन कौन सा डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी अपनाया था पाकिस्तान, उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। सबसे पहले तो भैया पाकिस्तान मिक्स इकोनॉमी फॉलो करता है, जैसे कि इंडिया हम लोग का मिक्स इकोनॉमी फॉलो किया, तो पाकिस्तान भी मिक्स इकोनॉमी फॉलो किया। एज लाइक इन इंडियन, पाकिस्तान ने अडॉप्टेड द कांसेप्ट ऑफ मिक्स इकोनॉमी फॉर द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले इसने पाकिस्तान ने मिक्स इकोनॉमी का फॉलो किया। फिर दूसरा बात, मिक्स इकोनॉमी पता है, मैंने बताया आपको, मिक्स इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमी होता है जहाँ पे जो आपका गवर्नमेंट्स क्या बनाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन, एंड प्राइवेट सेक्टर उसको ब्लाइंडली फॉलो करता है, ठीक है। तो उसको हम लोग मिक्स इकोनॉमी बोलते हैं। देखो, इट इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमी विच बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर पार्टिसिपेट इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी। यहाँ पे पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों ही मिलके प्रोडक्टिव एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मेड बाय द गवर्नमेंट बाय फॉर द रिमूविंग द सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी विद द हेल्प ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। फिर देखो, फिर ग्रीन रेवोल्यूशन। चाइना में ग्रीन रेवोल्यूशन, सॉरी पाकिस्तान में ग्रीन रेवोल्यूशन कब आती है, देखो, द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज स्टार्टेड इन 1953 इन पाकिस्तान। देखो, एक्चुअली हम लोग का ग्रीन रेवोल्यूशन बाद में आया था, पाकिस्तान में ग्रीन रेवोल्यूशन पहले आ गया था, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान हम लोग से थोड़ा सा आगे निकल चुका था। ग्रीन रेवोल्यूशन पाकिस्तान में 1953 में आया था, जिसके कारण ग्रीन रेवोल्यूशन होने के कारण सडन बहुत ही ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का बढ़ जाना, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा जब बढ़ जाता है उसी को बोलते हैं हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन 1953 में पाकिस्तान में आया हुआ था। इसके कारण क्या हुआ, इंक्रीज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्रीन रेवोल्यूशन गिव्स राइज टू द प्रोडक्शन फॉर फूड ग्रेन्स इन
पाकिस्तान। फिर नेक्स्ट आपका डेवलपमेंट पॉलिसीज, तो देखो भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आफ्टर इंडिपेंडेंस पाकिस्तान इंट्रोड्यूस द वेरियस पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक ट्रेड एंड टू ग्रो द इकोनॉमी। पाकिस्तान इंट्रोड्यूस द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, देखो जैसे हम लोग इंडिया ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को अपनाया था, पाकिस्तान भी हम लोग का देख के कॉपी करके इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को इन्होंने भी अपनाया कि इंपोर्ट मतलब इंपोर्ट ना करके हम लोग घर में बनाएंगे सामान। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब सामान बाहर से मत मंगाओ, खुद घर में बनाओ, ठीक है। फिर टेरिफ प्रोटेक्टिंग फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कंज्यूमर गुड्स एंड सो ऑन, जैसे कि हम लोगों ने टेरिफ वगैरह लगा दिया था, टैक्स वगैरह लगा दिया था कि ज्यादा आप सामान खरीद भी नहीं, बाहर से खरीद के नहीं लाओगे, बाहर से खरीद के लाओगे तो कोटा दे फिक्स हो गया था, उससे ज्यादा खरीद के अब ला नहीं सकते हो, उसमें ज्यादा लाओगे तो टैक्स लग गया। तो ये सब बहुत सारा टेरिफ भी पाकिस्तान ने ही सेम लगा दिया था अपने डेवलपमेंट में, ठीक है। फिर रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, देखो आफ्टर 1987 पाकिस्तान रियलाइज द प्राइवेट सेक्टर प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी एंड हेंस द 1988 स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स वर इंप्लीमेंटेड। देखो पाकिस्तान को पहले अकल आ चुका था 1987 में कि भैया पब्लिक के हाथ में, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट कंपनीज चलने वाला नहीं है, गवर्नमेंट कंपनीज के हाथ से देश का डेवलपमेंट होने वाला नहीं है, इसके लिए प्राइवेट सेक्टर को आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो पाकिस्तान ने 1987 में आपका कल्चरल स्ट्रक्चरल आपका क्या लाया था, स्ट्रक्चरल, यहाँ पे देखो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाया था, जिसके तहत प्राइवेट सेक्टर को बोला भाई बिंदास अब बिजनेस स्टार्ट करो, मतलब दिस द ट्रस्ट आपका थ्रस्ट एरियाज वेयर डीनेशनलाइज एंड एनकरेजमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर। इससे प्राइवेट सेक्टर को बोला गया कि भैया प्राइवेट सेक्टर अब बिजनेस स्टार्ट करो, बहुत ज्यादा जरूरी है आपको देश का, ठीक है। फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल सपोर्ट, तो भैया पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट मिला था अपने पड़ोसी मुल्क से, ठीक है। मतलब पड़ोसी मुल्क से, और आपका पड़ोसी मुल्क से तो मिला था, लेकिन साथ ही साथ और भी अदर नेशन से, ठीक है, मिला था, जैसे कि अमेरिका ने इसे सपोर्ट किया था और भी बहुत सारे कंट्रीज ने सपोर्ट किया था। तो पाकिस्तान रिसीव द फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द वेस्टर्न नेशंस एंड रेमिटेंस फ्रॉम द एमिग्रेंट्स टू ऑल मिडिल कंट्रीज, इट बूस्ट्स द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। तो इस तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट पाकिस्तान को मिला था। तो पाकिस्तान के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, राइट टू रीजन फॉर स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इन पाकिस्तान। ऐसा 2 रीजन बताओ जिससे कि पाकिस्तान का ग्रोथ रेट बहुत कम है। पहला बात तो भैया, पहला ग्रोथ रेट कम होने का कारण है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। बार बार पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, कभी गवर्नमेंट ये आता ये बोल रहा है, कभी गवर्नमेंट ये चेंज हुआ तो ये बोल रहा है, तो इस बार बार पॉलिटिकल अगर ये आपका इनस्टेबिलिटी रहेगा तो भैया देश का डेवलपमेंट होने वाला नहीं है। बार बार गवर्नमेंट चेंज होगा तो कहाँ से देश का डेवलपमेंट होगा। तो ये कारण पाकिस्तान का डेवलपमेंट या ग्रोथ रेट उतना बढ़ा नहीं था। फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द गवर्नमेंट में बार बार चेंजेस आना, वीक इंस्टीट्यूशन, अच्छा इंस्टीट्यूशन ना होना, इनकंसिस्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, जो इकोनॉमिक पॉलिसी बनाया गया वो अच्छा से फॉलो ना करना, ठीक है, हैव हिंडर्ड लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, जिसके कारण पाकिस्तान का ग्रोथ उतना हो नहीं पाया। एनर्जी क्राइसिस एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर को ना होना, एनर्जी क्राइसिस होना, ये भी है आपका रीजन है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का पाकिस्तान में। मतलब परसिस्टेंस पावर शॉर्टेज, बार बार पावर का शॉर्टेज होना, लेक ऑफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना, इनसफिशिएंट एनर्जी मैनेजमेंट, एनर्जी का प्रॉपर वे में मैनेजमेंट ना होना, तो जिसके कारण देश का डेवलपमेंट उतना हो नहीं पाता है। तो ये 2 रीजन थे पाकिस्तान का स्लो ग्रोथ रेट में, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। अब हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करेंगे इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना के बारे में। तो भैया देखो मेंशन, पहले तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेंशन वन सिमिलरिटी ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी एडॉप्टेड बाय इंडिया एंड पाकिस्तान। एक सिमिलरिटी बता जो इकोनॉमिक पॉलिसी पाकिस्तान एंड चाइना दोनों ने सेम अडॉप्ट किया था। तब देखो one similarity in the economic policy of India and Pakistan is that both country initially adopted a mixed economy model। देखो इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने ही मिक्स मॉडल को अपनाया था। तो ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है, तो इसे आप लोग पढ़ लेना। Where the government play a significant role in the economic planning and the industrial development while the allowing some private sector participation। यहाँ पे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों ही मिलकर काम करते हैं मिक्स इकोनॉमी में, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे राइट ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफी इंडिकेटर्स एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। मतलब हम लोग तीनों के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना के बारे में डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स में और ह्यूमन डेवलपमेंट में। तो हम लोग कंपैरेटिव स्टडी स्टार्ट करते हैं। देखो The economic and social development of India, Pakistan and China can be analyzed based on the demographic indicators and human development indicators। अब देखो कैसे पढ़ना है। देखो डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स में इस तरीके से आपको चार्ट बनाना होगा, जैसे कि देखो 2024 के डेटा के हिसाब से ये बनाया गया, ठीक है। 2024 में आपका जो पॉपुलेशन इंडिया का है कितना है 1.43 बिलियन, पाकिस्तान का कितना है 240 240 मिलियन
और नेक्स्ट आपका 1.41 बिलियन चाइना का है। मतलब इस तीनों में इंडिया हाईएस्ट पॉपुलेशन है, इंडिया में पॉपुलेशन रेट बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मतलब पॉपुलेशन कितना परसेंट से बढ़ रहा है, तो भैया इंडिया में 0.8 से बढ़ रहा है अकॉर्डिंग द 2024 लेटेस्ट डेटा के हिसाब से। पाकिस्तान में 2.2% से क्या हो रहा है आपका पॉपुलेशन बढ़ रहा है, और चाइना में 0.1% से पॉपुलेशन बढ़ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी अपना के रखा हुआ, वन चाइल्ड, ठीक है। लेकिन हम लोग इंडिया में ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है, ठीक है। लोग बोला जाता है, गवर्नमेंट बोलते हैं, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंटेशन उतना हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे चाइना में हो चुका है। फिर नेक्स्ट फर्टिलिटी रेट ब्रिटिश पर वुमेन, तो यहाँ में फर्टिलिटी रेट आपका है 2%, इंडिया में, पाकिस्तान में 3.3% और चाइना में 1.2%, ठीक है। फिर से अर्बन पॉपुलेशन परसेंट, तो अर्बन पॉपुलेशन इंडिया में 36% है, पाकिस्तान में 39% है और चाइना में 65% है। फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब लोग कितना दिन तक जिंदा रह सकते हैं, तो भैया इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है 70 ईयर्स, मतलब 70 ईयर्स तक लोग एवरेज जीते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में 67 और चाइना में 78। फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो देखो इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब एक 1000 बच्चा में, मतलब देखो 1000 बच्चा लोग का बर्थ हुआ, इसमें से 1000 में से कितने लोग मर जाते हैं, कितने बच्चा का मर जाना एक साल के अंदर में। देखो इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब एक साल के अंदर में बच्चा का मर जाना, मतलब एक साल जब हुआ, एक साल के अंदर में बच्चा, छोटा बच्चा लोग मर जाता है, ऐसा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को बोला जाता है। तो ये भैया 1000 का डेटा के हिसाब से, अगर 1000 बच्चा जन्म हुआ तो इसमें 27 इंडिया में मर जाता है, इसमें 54, इसमें तुम आपके कितना है, चाइना में बहुत कम है 6 है, ठीक है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी पर 1000 लिव बर्थ, ठीक है। फिर एनालिसिस विचित, देखो ये टेबल को आपको बनाना होगा और साथ ही साथ आपको क्या करना होगा, इसके बारे में बताना भी होगा। देखो आप लोग जब देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि देखो समझना, China has the lowest population growth rate due to the sparse one child policy, while the Pakistan has the highest growth rate. देखो चाइना हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन, चाइना का पॉपुलेशन कम है, चाइना हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यू टू दिस पास्ट वन चाइल्ड, व्हाइल द पाकिस्तान हैज द हाईएस्ट ग्रोथ रेट। पाकिस्तान का ग्रोथ रेट ज्यादा है और चाइना का ग्रोथ रेट कम है पॉपुलेशन का, ठीक है। चाइना हैज द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पता ही है चाइना का लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाईएस्ट है, एंड लोएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी भी रेट लोएस्ट है, और इंडिकेटिंग द बेटर हेल्थ केयर, क्योंकि चाइना में हेल्थ केयर बहुत अच्छा है। इंडिया एंड पाकिस्तान स्टिल हैव द हायर फर्टिलिटी रेट्स देन द चाइना थ्रू द इंडिया इन डिक्लाइनिंग, ठीक है। ये सब एनालिसिस आपको लिखना होगा, सिर्फ चार्ट बनाने से काम नहीं होगा, और भी लिख सकते हो। इंडिया हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन एज कम्पेयर टू द पाकिस्तान एंड चाइना, ठीक है। इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है पाकिस्तान और चाइना के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये सब लिख सकते हो। फिर से ये भी लिख सकते हो कि अर्बन पॉपुलेशन में चाइना सबसे ज्यादा है, इंडिया उससे थोड़ा ये आपका ये देखो चाइना सबसे ज्यादा है आपका किस में, अर्बन पॉपुलेशन में, सेकेंड में आपका पाकिस्तान है, तो एज कम्पेयर टू इंडिया बहुत कम में है, तो ऐसे आप लिख सकते हो एग्जाम में, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे और भी एनालिसिस से खत्म नहीं हुआ है। देखो चाइना हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ड्यू टू, ये तो हम लोग पढ़ लिया हम लोगों ने। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे, अब हम लोग को पहला बात तो डेमोग्राफी हो गया, अब करना होगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत स्टडी करना होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स SDI 2023 के हिसाब से इंडिया में कितना है 0.645, पाकिस्तान में कितना है 0.544 लो है, और यहाँ पे चाइना में 0.68 बहुत हाई है, ठीक है। फिर से लिटरेसी रेट, पढ़ा लिखा के इंसान 77 इंडिया में, 59 पाकिस्तान में, 97 चाइना में। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो मतलब ग्रोस एनरोलमेंट मतलब कितने लोग एजुकेशन में एनरोल है, ठीक है, हायर एजुकेशन में, तो भैया यहाँ पे इंडिया में 30% है, पाकिस्तान में 25, यहाँ पे चाइना तो बहुत आगे निकल चुका है। पर कैपिटा इनकम, तो इंडिया में कितना है आपका, कितना है $2,600, यहाँ में $1,600, यहाँ में $12,500, मतलब इसका पर कैपिटा इनकम ज्यादा है। पॉवर्टी इंडिया में 10% है, यहाँ पे 21% है, यहाँ पे 0.2% है, मतलब गरीबी, ठीक है। एक्सेस क्लीन वाटर, तो क्लीन वाटर आपका 92% इंडिया में, 82% यहाँ में, 99% यहाँ में, मतलब हर चीज में चाइना हम लोग से आगे निकल चुका है, क्योंकि चाइना का डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी बहुत धांसू था। इसके बारे में थोड़ा बहुत एनालिसिस करना होगा अपने को। एनालिसिस क्या, देखो चाइना लीड्स इन HDI लिटरेसी रेट एंड पर कैपिटा इनकम रिफ्लेक्टिंग द रैपिड इकोनॉमिक प्रोग्रेस, मतलब चाइना का HDI ज्यादा है, लिटरेसी रेट ज्यादा है, पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, इसका मतलब उसका इकोनॉमिक प्रोग्रेस बहुत अच्छा है।
इंडिया परफॉर्म्स बेटर देन पाकिस्तान, इंडिया का परफॉर्मेंस पाकिस्तान से अच्छा है इन मोस्ट इंडिकेटर बट स्टिल लेग्स बिहाइंड चाइना, चाइना से बहुत कम है। पाकिस्तान इज द लोएस्ट लिटरेसी रेट एज द हाईएस्ट पॉवर्टी रेट एंड इम्पैक्टिंग इट्स ह्यूमन डेवलपमेंट। तो चाइना का भैया क्या है, आपका लिटरेसी रेट कम है, फिर से पॉवर्टी भी बहुत ज्यादा है, इससे क्या होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट में बहुत असर होता है। ठीक है, कंक्लूजन क्या करना है हम लोग को, ये भी लिख देना, एक तो कंक्लूजन डाल देना कि भैया चाइना हैज अचीविंग द हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, बेटर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन लीडिंग द टू द हायर लिविंग स्टैंडर्ड। देखो चाइना का भैया इकोनॉमिक हाई है, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, एजुकेशन फैसिलिटीज अच्छा है, इसलिए इसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है। इंडिया इज मेकिंग द स्टडी प्रोग्रेस, इंडिया का प्रोग्रेस स्टडी है, ठीक है, बट फेसेस द चैलेंज इन द पॉवर्टी रिडक्शन एंड लिटरेसी रेट। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेना। तो ये हो गया कंपैरेटिव स्टडीज एक का। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे देखो एक लास्ट टूटा हुआ था ऊपर का ही, पाकिस्तान लेग्स बिहाइंड ड्यू टू द हायर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, लो लिटरेसी रेट, वीकर इकोनॉमिक पॉलिसीज। पाकिस्तान सभी चीज से पीछे है भाई, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी हाई है, लिटरेसी रेट भी कम है, और इकोनॉमिक सेक्शन बहुत वीकर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट राइट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ ये भी मार्क कर लेना आप। Write a comparative note on the contribution of agriculture, industry and service sector to the respective economic of India, China and Pakistan। ठीक है, अब हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करेंगे एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग और आपके इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग। ठीक है, तो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज सेक्टर इन इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। The economies of India and China and Pakistan has structured around the three main sectors: agriculture sector, industry sector, and service sector. The contribution of each sector to GDP varies significantly across these countries। मतलब देखो अभी कोई भी कंट्री तीन चीजों पे टिका हुआ है, उसके तीन स्तंभ, पहला बात एग्रीकल्चर सेक्टर, फिर आपका सर्विस सेक्टर, ठीक है, और साथ ही साथ आपका इंडस्ट्री सेक्टर। ठीक है, ये तीनों सेक्टर ही मिलकर देश का डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो तीनों सेक्टर के बारे में हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहला बात मुद्दा, देखो 2023 के हिसाब से, डेटा के हिसाब से, तो देखो एग्रीकल्चर इंडिया में कितना है, देखो लेकर कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर टू जीडीपी, मतलब देश का जीडीपी को बढ़ाने के लिए कौन कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है। तो इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो 16% जीडीपी को बढ़ाने में हेल्प करता है। पाकिस्तान का 22% एग्रीकल्चर जीडीपी को बढ़ाने में हेल्प करता है, जीडीपी को इंक्रीज करता है। और पाकिस्तान का आपका चाइना का कितना 7% ही एग्रीकल्चर सेक्टर को जीडीपी को क्या करता है, बढ़ाता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडिया का 30% जीडीपी को बढ़ाने में हेल्प करता है, इसका 19%, और चाइना का भी सबसे हाईएस्ट 39% हेल्प करता है जीडीपी को बढ़ाने में। इंडिया का सर्विस सेक्टर जीडीपी में कितना होता है 54, इसका है 59 और चाइना का है 54, मतलब इंडिया और चाइना इसमें सेम ही है। ठीक है, जो जीडीपी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब सेक्टर वाइज हम थोड़ा स्टडी करेंगे। सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर, देखो पाकिस्तान इज द हाईएस्ट रिलायंस ऑफ द एग्रीकल्चर, 22% ऑफ द जीडीपी का 22% एग्रीकल्चर सेक्टर का से आता है पाकिस्तान का। ठीक है, जीडीपी का 22% किससे आता है, एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है पाकिस्तान का। ठीक है, याद रखना। बट प्रोडक्टिविटी रिमेन्स लो ड्यू टू द आउटडेटेड फार्मिंग टेक्निक एंड वाटर स्कैरसिटी, मतलब यहाँ पे प्रोडक्टिविटी अभी भी लो है, क्योंकि हम लोग जो पाकिस्तान लोग जो ना क्या करते हैं कि आउटडेटेड टेक्नोलॉजी अभी भी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया कंट्रीब्यूट 16% टू जीडीपी, मतलब इंडिया अपना एग्रीकल्चर सेक्टर से 16% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, बट एम्प्लॉयज नियरली 40% ऑफ द वर्कफोर्स इंडिकेटिंग द लो प्रोडक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे लेकिन जीडीपी का 16% कंट्रीब्यूट करने के बाद भी प्रोडक्टिविटी कम है। ठीक है, क्योंकि वर्कफोर्स बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में लगा हुआ है, लेकिन उतना प्रोडक्शन हो नहीं रहा है। फिर देखो चाइना का, देखो चाइना एग्रीकल्चर contribute only 7% of GDP due to the industrialization and urbanization, but it remains highly mechanized and efficient। ठीक है, फिर इंडस्ट्री सेक्टर के बारे में बात करेंगे, तो चाइना लीड्स इन इंडस्ट्रियल आउटपुट 39%, benefiting from the manufacturing, export and infrastructure development। It is known as the world's factory। ठीक है, मतलब चाइना का 39% जीडीपी, मतलब चाइना अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर से 39% क्या करता है, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, मतलब चाइना का इंडस्ट्रियल सेक्टर 39% जीडीपी को बढ़ा देता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इंडिया का 30% इज ग्रोइंग, स्पेशली इज ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड आईटी मैन्युफैक्चरिंग, बट स्टिल लेग्स बिहाइंड द चाइना, चाइना से भी कम है, डेवलप हो रहा है लेकिन चाइना से बहुत कम है। एंड पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल सेक्टर ओनली 19% है, स्ट्रगल कर रहा है ड्यू टू एनर्जी शॉर्टेज, वीक इन्वेस्टमेंट एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। फिर सर्विस सेक्टर के बारे में बात करेंगे, तो पाकिस्तान का कितना था, पाकिस्तान का 59% था,
इंडिया का 54% है द स्ट्रॉन्ग सर्विस सेक्टर, लीड आईटी, फाइनेंस, आपका टेलीकॉम एंड टूरिज्म, ठीक है। फिर इंडिया आईटी एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट द सिग्निफिकेंटली टू द जीडीपी एंड एक्सपोर्ट, जो इंडिया का आईटी कंपनी और जीडीपी को बढ़ाने में बहुत ज्यादा ही हेल्प करता है, ठीक है। फिर चाइना सर्विस सेक्टर 54% इज एक्सपेंडिंग ड्यू टू द ई कॉमर्स, फाइनेंसिंग एंड डिजिटल इकोनॉमी ग्रोथ। इन चाइना का लेकिन 54% है क्योंकि ये एक्सपांड, ई कॉमर्स को एक्सपांड कर रहा है, फाइनेंस को बढ़ा रहा है, ठीक है। फिर लास्ट में कुछ की पॉइंट्स है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। की पॉइंट्स देखो यहाँ पे, China is an industrial powerhouse leading the manufacturing export and manufacturing and export. India has balanced economy but shifting towards the services especially IT and digital. देखो इंडिया एक बैलेंस इकोनॉमी है लेकिन ये खुद को मतलब क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है स्पेशली आईटी एंड डिजिटल में। फिर पाकिस्तान रियलाइज हेविली ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड सर्विस बट वीक इंडस्ट्रियल ग्रोथ लिमिट्स द इकोनॉमिक एक्सपांशन। देखो इस ये जो चाइना है आपका भाई वो ज्यादातर आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में डिपेंड है, जिसके कारण उसका दूसरा सेक्शन में डेवलप नहीं हो रहा है, इकोनॉमी एक्सपांड भी नहीं हो रहा है। फिर नेक्स्ट है आउटलाइन द कॉमन डेवलपमेंट सक्सेस एंड फेलियर इंडिया एंड पाकिस्तान। तो आपको बताना है कि इंडिया कॉमन डेवलपमेंट और सक्सेस एंड फेलियर इंडिया एंड पाकिस्तान में कौन कौन सा चीज है, ठीक है। तो हम लोग को यह दिखाना है, बताना है। देखो कॉमन डेवलपमेंट सक्सेस, कॉमन डेवलपमेंट एंड सक्सेस क्या, देखो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट, ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। बोथ कंट्रीज अचीविंग द हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ड्यू टू द ग्रीन रेवोल्यूशन इंप्रूविंग फूड सिक्योरिटी। देखो दोनों ही कंट्री, ठीक है, अपना जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है उसको बहुत ज्यादा ही बढ़ाया था ड्यू टू ग्रीन रिवोल्यूशन, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग द HYV हाई एल्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, इरिगेशन एंड फर्टिलाइजर्स लीड टू द सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड प्रोडक्शन। तो ये भैया पहला डेवलपमेंट सक्सेस क्या है कि पहला डेवलपमेंट सक्सेस ये है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों का एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि उन लोगों ने आपका हाई एल्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, इरिगेशन फैसिलिटीज को ठीक किया, फर्टिलाइजर्स को ठीक किया, जिससे कि सडन आपका क्या एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ गया, जिसके कारण एग्रीकल्चर से ग्रोथ हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ हुआ। इससे अगर एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ होगा तो भैया देश का डेवलपमेंट तो होगा ही। फिर ग्रोइंग सर्विस सेक्टर, बोथ नेशन हैव बीन rapid growth in service sector especially in telecommunication, banking and IT, ठीक है। दोनों का ही सर्विस सेक्टर भाई ग्रो कर रहा है, बोथ नेशन में सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा ही ग्रो हो गया, स्पेशली टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड IT में। इंडियाज IT इंडस्ट्री एग्जांपल इन्फोसिस, TCS एंड पाकिस्तान फ्रीलांस सेक्टर कंट्रीब्यूट द सिग्निफिकेंटली टू द जीडीपी को बढ़ाने के लिए इंडिया का IT इंडस्ट्री और पाकिस्तान का फ्रीलांस सेक्टर बहुत ही ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। फिर एक्सपांडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, दोनों ही कंट्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया है। तो मेजर इंप्रूवमेंट इन रोड्स, हाईवेज, मेट्रो सिस्टम, एग्जांपल इंडिया दिल्ली मेट्रो एंड पाकिस्तान का लाहौर मेट्रो, एक्सपांशन ऑफ द पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स टू फैसिलिटेट, मतलब दोनों कंट्री ने ही अपना पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स को बनाया है डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। ये कुछ हम लोग का डेवलपमेंट का सक्सेस है। फिर डेमोग्राफिक डिवाइडेड भी बहुत अच्छा से हुआ है। देखो यहाँ पे बोथ कंट्रीज हैव यंग एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन, दोनों कंट्री में यंग एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन है। तो प्रोवाइडिंग द लार्ज लेबर फोर्स, लार्ज बहुत ज्यादा काम करने वाले लोग हैं फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंक्रीजिंग द एनरोलमेंट, हायर एजुकेशन एंड टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट। दोनों ही कंट्री का आपका एनरोलमेंट रेशियो बहुत हाई है एजुकेशन में, और साथ ही टेक्निकल स्किल भी बढ़ रहा है दोनों कंट्री का। ये तो कुछ कॉमन डेवलपमेंट है। अभी कॉमन डेवलपमेंट फेलियर भी है, ठीक है, कुछ फेलियर में। पहला बात पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड गवर्नमेंट इश्यूज। देखो बोथ कंट्रीज फेस द करप्शन, ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज एंड अनस्टेबल गवर्नमेंट अफेक्टिंग द पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। दोनों ही कंट्री में गवर्नमेंट का चेंज होना, करप्शन बहुत ही ज्यादा होता है हम लोग यहाँ पे भी, ठीक है। ये सब रीजन के कारण दोनों क्या हो रहा है, फेल, मतलब कुछ सेक्टर में फेल हो जाते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंट चेंज इन द लीडरशिप, स्लो डाउन द इकोनॉमिक एंड द सोशल रिफॉर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका इनकम इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, डिस्पाइट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, वेल्थ इज कंसिडर्ड अमंग द एलाइट एंड लीडिंग टू द हाई पॉवर्टी रेट। देखो देश का डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन कुछ जो पैसा मिल रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है। तो अमीर को ज्यादा पावर मिल रहा है, गरीब को कम मिल रहा है। तो ये सब दोनों ही कंट्री में हो रहा है। तो रूरल एरिया स्टिल लेक एक्सेस टू द बेसिक सर्विस लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड क्लीन वाटर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एनर्जी क्राइसिस एंड पावर शॉर्टेज। तो फ्रीक्वेंटली इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज, आप लोग को भी वहाँ होता ही होगा। अनरिलायबल एनर्जी सप्लाई अफेक्ट द इंडस्ट्रीज एंड हाउस होल्ड। फिर से डिपेंडेंस ऑन द इम्पोर्टेड ऑयल एंड गैस मेक एनर्जी एक्सपेंसिव। हम लोग ज्यादातर ऑयल वगैरह बाहर से मंगाते हैं, ठीक है। तो ये सब भी बहुत सारा रीजन है फेलियर का, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका क्या, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, डिफोरेस्टेशन, एयर पोल्यूशन एंड वाटर स्केर्सिटी कॉमन कंसर्न इन बोथ कंट्रीज। यहाँ पे बहुत ज्यादा पेड़ पौधा काटा जाता है, पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा है, तो ये सबसे भी फेलियर हो रहा है, ठीक है।
तो ये कुछ बेसिक्स बात था, ठीक है, डेवलपमेंट एंड फेलियर का। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग कर लेना। आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे लाए कमेंट कीजिए। अगर आपको इंडियन डेवलपमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग कोई भी नोट्स चाहिए, भाई कोई टेंशन नहीं है, आप व्हाट्सअप कर सकते हो मुझे इस नंबर पे, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड इमीडिएट करा दूंगा 8721936462। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी नोट्स चाहिए तो भाई इंडियन डेवलपमेंट या आपके अकाउंट्स के रिगार्डिंग, ठीक है, आपको बीएसटी का भी नोट्स चाहिए तो भैया इस नंबर पे मैसेज करो, सभी नोट्स मिल जाएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।